अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने फोर्थ ईयर बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हमने तीन बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। आज हम फोर्थ और लास्ट बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन कैसे करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जिस तरह हमने प्रोटीन के लिए डिफाइन किया था कि प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमानो एसिड्स। नेक्स्ट है डिस्कवरी। एक जर्मन केमिस्ट है फ्रेडरिक मिशर, उसने 1869 के अंदर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। मेंडल के वर्क को पब्लिश होने के बाद तकरीबन 4 ईयर्स के बाद उसने डीएनए को डिस्कवर किया। फ्रेडरिक मिशर ने ह्यूमन सेल के न्यूक्लियाई और फिश स्पर्म से एक वाइट सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया। उसने उसको न्यूक्लियन का नाम दिया क्योंकि वो न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था। और बाद में देखा गया कि इस न्यूक्लियन का इसका करैक्टर एसिडिक इन करैक्टर है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। 1955 के अंदर आरएनए पहली दफ़ा लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किया गया और 1965 के अंदर जो ट्रांसफ़र आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए वो डिटरमिन किया गया। और इन 1967 बायोलॉजिकली एक्टिव डीएनए की सिंथेसिस को भी अचीव किया गया। ये देखा गया कि जो अमाउंट ऑफ आरएनए है ये सेल टू सेल वेरी करती है, जबकि जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो प्लांट और एनिमल की गिवन स्पीशीज के तमाम सेल के अंदर कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं रोल ऑफ पी लेविन। इन 1920 पी लेविन डिटरमाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसने ये देखा कि न्यूक्लिक एसिड एक रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। उसने कहा कि हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस। ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप का है। ये स्ट्रक्चर आपने ड्रा भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 टाइप्स की शो की गई है यहाँ पे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर आरएनए के अंदर पाई जाती है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर पाई जाती है। इन दोनों शुगर के दरमियान क्या फ़र्क है, इसकी जो कार्बन नंबर 2 है आप देख रहे हैं उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और जबकि डीऑक्सीराइबोज की जो कार्बन नंबर 2 है उस पर हाइड्रोजन अटैच है। बाकी सारा स्ट्रक्चर इनका सेम है। इट मीन्स कि डीएनए के अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। इन दोनों शुगर के दरमियान कहाँ फ़र्क है, वो कार्बन नंबर 2 पे है। कार्बन नंबर 2 पे जो राइबोज शुगर है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जब डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, प्योरीन एंड पैरामिडीन। प्योरीन जो है ये डबल रिंग्ड होते हैं और इसमें एडेनिन और गवानीन नाइट्रोजनस बेसिस इंक्लूड हैं, जबकि पैरामिडीन सिंगल रिंग्ड होते हैं और इसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल बेसिस इन्वॉल्व हैं। साइटोसिन और थायमीन डीएनए के अंदर पाई जाती हैं, जबकि साइटोसिन और यूरासिल आरएनए के अंदर पाई जाती हैं। ये आपको प्योरीन नज़र आ रही है, ये स्ट्रक्चर हैं एडेनिन और गवानीन के। मैंने कहा अभी बताया आपको कि जो प्योरीन हैं ये डबल रिंग्ड होती हैं और इसमें एडेनिन और गवानीन इंक्लूड हैं। ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है पैरामिडीन। आप ये यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 तरह की हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ये सिंगल रिंग्ड हैं।
और जो साइटोसिन और थायमीन है ये डीएनए के अंदर पाई जाती है, जबकि साइटोसिन और यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए के अंदर यूरासिल एब्सेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर थायमीन नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड। तो इसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के में एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, वो कोई भी हो सकती है, एडेनिन भी हो सकती है, गवानिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है और थायमीन भी हो सकती है। और इसी तरह जो थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो है फॉस्फेट ग्रुप। आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि जो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, जबकि पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ अब फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और इसका जो पेंटोज शुगर की जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, जबकि कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अब हम देखते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपको शो किए गए हैं। जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हैं इसकी जो कार्बन पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 के साथ मैंने कहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी तरह जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हैं इसकी जो कार्बन नंबर पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, उस फॉस्फेट के ग्रुप के साथ इसका बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस प्रोसेस के दौरान आप देख रहे हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और इससे जो रिजल्टिंग पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, इससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और क्योंकि इसके दरमियान 2 ईस्टर बॉन्ड आपको देख रहे हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो आपसे ये पूछे कि न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है तो आपने यही बताना है कि फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होता है। जिस तरह अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये फिर फॉस्फेट ग्रुप दोबारा फ्री हो गए हैं, तो ये एक दोबारा 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इसी तरह ये एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की 2 मेन टाइप्स हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए भी बोलते हैं। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जबकि राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। आपने अगर कोई आपसे ये कहे कि न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करें तो आपने कहना है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कोई आपसे कहे कि डीएनए को डिफाइन करें तो आपने कहना है पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और कोई आपसे ये पूछे कि आरएनए को कैसे डिफाइन करें तो आप ये कहेंगे कि पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए अभी मैंने कहा कि एक जेनेटिक मटेरियल है, ये कोड करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन और ये कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। डीएनए जो है सेल साइकिल की एस फेज के अंदर रेप्लिकेट करता है सेल डिवीजन से पहले। ये हम सेल साइकिल के चैप्टर में डिटेल डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये चेंज हो सकता है फॉर ओवर टाइम फॉर एवोल्यूशनरी चेंजेस। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हमने अभी पहले डिफाइन भी किया कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स व्हाइल द आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमीन, और यूरासिल एब्सेंट होती है, जबकि आरएनए के अंदर 4 बेसिस जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल होती हैं, जबकि उसमें थायमीन एब्सेंट होती है।
डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। डीएनए कंटेन जीन एंड ईच जीन कंट्रीब्यूट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। डीएनए 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पर मुश्तमिल होता है। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसिटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इरवन चिरागॉफ। इसने ये बात की थी कि डीएनए के अंदर जो अमाउंट ऑफ एडेनिन होती है वो हमेशा इक्वल होती है टू द अमाउंट ऑफ थायमिन, और इसी तरह जो अमाउंट ऑफ साइटोसिन है वो हमेशा इक्वल होती है टू द अमाउंट ऑफ गावानिन। तो बेसिकली इसने ये बात की थी कि जो प्रोपोर्शन है प्यूरिन का वो हमेशा इक्वल होता है टू द प्रोपोर्शन ऑफ पैरामिडीन इन द डीएनए। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड मोरिस विल्किन। ये दोनों ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस को स्टडी किया। इन्होंने डीएनए के क्रिस्टल के ऊपर एक्सरेज बम्बार्ड की, जिसकी वजह से एक्सरेज जो थी वो डिफ्रैक्ट हो गई, और उन्होंने इस पैटर्न को एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड किया। तो इस तरह उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डीएनए है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसकी शेप हेलिकल है, और इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है, और हर टर्न के में जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो है 3.4 नैनोमीटर का। इन्होंने जो कंक्लूजन किया था या जो चीज़ें सजेस्ट की थी वो ये कहा था कि डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसकी शेप हेलिकल होती है, और डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, और हर हेलिकल टर्न की में 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड न्यूक्लिक एसिड की टाइप है राइबो न्यूक्लिक एसिड उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसकी जो फर्दर 3 टाइप्स हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।